हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित है, जिसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए और किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक लॉ डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में एग्जाम्पल्स तो पुराने दिए गए हैं, लेकिन ये लॉज आज के ज़माने में भी पूरी तरह से लागू होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखकर आपको लगेगा कि ये लॉज कुछ अनैतिक हैं, कुछ इमोरल हैं, लेकिन अनैतिक लोगों के साथ अनैतिकता से ही निपटना पड़ता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए उसे कौरवों से लड़ना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और इन सभी लॉज को प्रैक्टिकली फॉलो कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। लॉ नंबर 1, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर हैं। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। पहला लॉ समझने के लिए लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें फ्रांस के राजा लुई 14 का उदाहरण दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई 14 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा थे और उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला फुकेट, जिसने राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बहुत शानदार पार्टी आयोजित की, जिस पर उसने बहुत ही ज्यादा खर्च किया। लुई 14 ने उसे सरकारी खजाना खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। राजा को इम्प्रेस करने के कारण निकोला फुकेट को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। अपने मास्टर्स को सदा यह महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रभावशाली हैं, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास ना करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से बचकर रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। बाइजेंटाइन राज्य के राजा माइकल 3 को बसिलियस द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया था। इसके बदले में माइकल ने बसिलियस को बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिए। बसिलियस की ताकत और बहादुरी देखकर राजा माइकल बहुत प्रभावित हुआ और उसने बसिलियस को घोड़ों के प्रशिक्षक से अस्तबल का मुखिया बना दिया। बसिलियस को बाइजेंटीन सबसे अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान बनाया गया। बसिलियस ज्यादा अथॉरिटी और पावर चाहता था, इसलिए उसने माइकल को मार दिया। दरअसल आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुदगर्ज हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपके पुराने प्रतियोगी और दुश्मन दोस्तों की तुलना में ज्यादा अच्छे और वफादार दोस्त साबित हो सकते हैं। लॉ नंबर 3, अपने उद्देश्यों को छुपाएं। लोगों को अपने काम के इरादे कभी ना बताएं। आपके काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, किसी से ना बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। मार्कस दी 7 एक लेडी से प्यार करते थे, जिसके सामने उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, और नतीजा ये हुआ कि उस लेडी का मार्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, किसी से ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए
आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को ये पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके विरुद्ध कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादों को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ नंबर 4, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां पता चलेंगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही आप साधारण लगते हैं। इस लॉ का उदाहरण है प्राचीन रोम का एक योद्धा और नेता कैशियस मार्कस, जिसने रोम के लिए बहुत बार जंग लड़ी। कोरियोलैनस उस समय का हीरो था और लोग उसे दिलो जान से चाहते थे। कोरियोलैनस ने 17 साल मिलिट्री में काम करने के बाद राजनीति में कदम रखा। उस समय रोम में जनतंत्र था और वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वह भाषण में बहुत बोलता था और अपनी वीरता और देशभक्ति दिखाने के लिए जंग के किस्से सुनाता था। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन चुनाव के दिन लोगों ने उसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ देखा। उसने आम लोगों को नजरअंदाज किया और अपने प्रतियोगियों का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वोट नहीं मिले। ज्यादा बोलने के कारण उसने जनतंत्र का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से रोम में दंगा हो गया। यह सब उसके ज्यादा बोलने की वजह से हुआ। तो दोस्तों, यह है ज्यादा बोलने के नुकसान। इसलिए हमें ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहते हैं लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहता है। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। लॉ नंबर 5, दोस्तों, 5वां लॉ ये कहता है कि रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और भयभीत कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्विन रोमेल अपनी अच्छी गनिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे, जिससे शत्रु भी उनका सम्मान करते थे और डरते थे और लड़ने के लिए पहले ही डिमोरलाइज हो जाते थे। आपकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, मतलब लोग आपको अपनी रेपुटेशन से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में आपको किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करने से आप हिस्ट्री में अलग ही दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसे ध्यान से बनाएं और हमेशा बचा कर रखें, खास तौर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड़ से अलग दिखाई देंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत ही बुरी यानी अगली पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। दोस्तों,
ध्यान आकर्षित करने की कला किसी में भी जन्म से नहीं होती, यह आपको सीखनी होगी। आपको अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दें। आपका नाम और प्रतिष्ठा उस छवि से जुड़ा हुआ है। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आपकी छवि चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन एक बार आपकी अच्छी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। ठीक ऐसा ही किया था पाब्लो पिकासो ने। दोस्तों, पावरफुल बने रहने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहें। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम लेना सीखें। थॉमस एडिसन, जो कि ना सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, एडिसन ने निकोलस टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। एडिसन ने यह काम करने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए, ना ही उसे अपने काम का कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन रेडियो बनाने के लिए सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किया, लेकिन उन्हें उन कार्यों का क्रेडिट कभी नहीं मिला, ना ही उन्हें अपने कार्य के कभी पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो वो काम जानते हैं जो आप नहीं कर सकते। लॉ नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं। जरूरत पड़ने पर बेट यानी चारे का इस्तेमाल करें। जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इस लॉ के उदाहरण हैं ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि जब वह हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहली हिरनी को गोली नहीं मारते, बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं। प्राचीन रोम के जनरल मुशियानस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था। उसने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने को कहा। मुशियानस के इंजीनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सलाह दी। इंजीनियर ने मुशियानस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुशियानस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, यह इंजीनियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वजह से वह मारा गया। कहने का मतलब यह है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत, वो तो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्गुमेंट्स या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने शब्दों से। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। लोला मॉन्टेस ने बवारिया के राजा को मोहित करके उसके राज्य का पतन कर दिया। कामयाब और शक्तिशाली लोगों को अपने वश में करके उन्हें बर्बाद करना ही उसका लक्ष्य था। लोला की अराजकता और बर्बादी की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोला के स्वभाव के कारण बहुत सी जिंदगियां खत्म हो गईं। जो भी लोग उसके संपर्क में आए वे या तो बर्बाद हो गए, मर गए, या फिर उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया।
इस प्रकार का संक्रामक चरित्र केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी इस प्रकार संक्रामक होते हैं। ऐसा संक्रामक चरित्र किसी भी व्यक्ति के अंदर की अस्थिरता को दर्शाता है। जब यह अस्थिरता बाहर निकलती है तो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। संक्रामक चरित्र वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते और वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करेंगे तो आप भी उनके साथ बर्बाद हो जाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। दोस्तों, लॉ नंबर 11 यह कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें। इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी व्यक्ति को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, इस लॉ के उदाहरण थे जर्मनी के एक बहुत ताकतवर नेता और राजनीतिक ओटो वॉन बिस्मार्क, जो लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखने की ताकत को जानते थे। बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा ढूंढा, फ्रेडरिक विलियम फोर, जो कि प्रुशिया का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर लिया। राज्य में अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग बना लिया कि राज्य में जो काम वह कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का भाई गद्दी पर बैठा और वह भी सभी मुख्य कार्यों के लिए बिस्मार्क पर निर्भर था। राज्य के सभी मुख्य कार्य बिस्मार्क पर निर्भर होने के कारण राज्य में उनकी अहमियत सबसे अधिक थी। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी की अहमियत होती है। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, वे भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू से बहुत ईमानदार और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसा चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेराफेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा कवच को भेज सकती है। इसका उदाहरण है कोर्ट विक्टर लुस्टिग, जिन्होंने अल कपोन से $50,000 लिए और यह वादा किया कि वे 60 दिनों में उसे डबल कर देंगे। लुस्टिग ने उस रकम को डबल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की और 60 दिन बाद में $50,000 वापस लेकर कपोन के पास आ गए। कपोन अजनबी लोगों को भरोसा नहीं करते थे, लेकिन लुस्टिग की ईमानदारी देखकर कपोन ने उन्हें $5,000 दे दिए। इस तरह ईमानदारी से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉज पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी 48 लॉज के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो। तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर की समरी के इस एनिमेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13वें लॉ से। तो दोस्तों, लॉ नंबर 13 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आप किसी से मदद मांगें तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। आपको यह पता होना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। जब कॉरिंथियंस और कॉन्सारेंस के बीच में जंग हुई तो उन्होंने एथेनियंस से मदद मांगी। कॉरिंथियंस का एथेनियंस के साथ कई सालों का पुराना रिश्ता था और उन्होंने कई बार एथेनियंस की मदद भी की।
जबकि कॉर्सारियंस ने एथेनियंस के दुश्मनों का साथ दिया। कॉर्सारियंस ने एथेनियंस को अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी का सपोर्ट ऑफर किया, जिसे वह स्पार्टन्स के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सकते थे। एथेनियंस ने कॉर्सारियंस का साथ देने का फैसला किया क्योंकि कॉर्सारियंस ने उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखा था। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने की बजाय वे आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिसकी उन्हें इस समय जरूरत है, तो निश्चित ही वह आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं, खास तौर पर वो जिसकी उन्हें उस समय जरूरत हो। दोस्तों, लॉ नंबर 14, इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्तों की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। चार्ल्स मॉरिस डी टेलियार्ड पेरिगॉड, जो कि फ्रांस के एक बहुत महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे, अपने विचार कभी किसी को नहीं बताते। वो हमेशा दूसरों को अपने विचार प्रकट करने का मौका देते थे, जिससे कि वे उनके इरादे और उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके। वे अपने विचार और अपने गुस्से को छिपाने की कला में माहिर थे। दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के युग में यह बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपने विचारों को छुपाए। हर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने का मौका ढूंढता है। लोग अपने आप ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनके बारे में आप उनसे पूछते तक नहीं। वह खुद आपको बताते हैं कि आज उनका दिन कैसे गुजरा। वो लोग जिनसे आप रोज नहीं मिलते, वे अपने बारे में सोशल मीडिया पर बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कहाँ घूमने गए और वहाँ उन्होंने क्या किया। इस तरह लोग अपने विचार और कार्य दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आप लोगों की आदत का इस्तेमाल करें और उनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल। फ्रांस के राजनीतिज्ञ टैलीरैंड दूसरों की जानकारी हासिल करने के लिए एक तरकीब का इस्तेमाल करते थे। वे कुछ ऐसा बोलते थे जो दूसरों को सुनने में लगे कि वह कोई गुप्त बात कर रहे हैं, और सुनने वालों की प्रतिक्रिया नोट करते थे। ऐसा करने से लोगों को लगता है कि वे सचमुच कोई गुप्त बात बता रहे हैं, और ऐसा करने से लोग अपने बारे में बताने को उत्सुक हो जाते थे। लॉ नंबर 15 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दें। लॉ नंबर 15 कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दें। प्राचीन भारत के मशहूर दार्शनिक कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ वह और भी खतरनाक बन जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन सूखी घास के ढेर में अंगार की तरह होता है, जो सुलगकर पूरी घास को जला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई मिलिट्री का सैनिक नहीं हूँ या कोई युद्ध का योद्धा नहीं हूँ, तो मैं अपने दुश्मनों को कैसे मार सकता हूँ। इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन का कत्ल कर दें। असल में यहाँ दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतियोगी पर हमेशा हावी रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब किसी न किसी जगह काम कर रहे होते हैं, तो अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वालों को चतुरता से मात दे सकते हैं। हमेशा अपने प्रतियोगी से एक कदम आगे रहें और उनसे बेहतर काम करके दिखाएं। अपने प्रतियोगियों को कभी अपने से आगे निकलने का मौका ना दें। दोस्तों, सिर्फ प्रतियोगी ही नहीं, आपके लक्ष्य भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश नहीं करते, तो वही लक्ष्य हमारे रास्तों में मुश्किलें खड़ी कर देता है और हमें दुश्मन की तरह लगने लगते हैं। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन लगातार कोशिश करनी होगी और उस दिशा में कदम उठाने होंगे, तभी आप अपने लक्ष्य रूपी दुश्मन को कुचल पाएंगे, क्योंकि जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो उन्हें पाने के लिए कार्य भी बड़े स्तर पर करना पड़ता है। लॉ नंबर 16। तो दोस्तों, कभी कभी यह आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी पार्टी में थोड़ा देर से जाते हैं तो आपकी महत्वता बढ़ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन 16वें लॉ में कहते हैं कि प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे, उतने ही साधारण लगेंगे। किसी भी प्रसंग की शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं तो भुला दिए जाएंगे। जब आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति प्रेम की भावनाएं जाग जाएं, तो आपकी अनुपस्थिति
उसे और बढ़ा देगी। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इस लॉ को समझाने के लिए मैडम गुलियमा और उनके प्रेमी सर गुलियमा का उदाहरण दिया है। मैडम जितना आगे बढ़ती थी उतना ही वह सर के लिए उपलब्ध रहती थी और साधारण लगती। सर के पास कल्पना करने के लिए कुछ नहीं था। जब मैडम ने अपने प्रेमी से मिलने से मना कर दिया तब उसे उसकी कमी का एहसास हुआ। वह उसे दिल से सराहने लगा और उसे वापस लाने के बारे में सोचने लगा। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि दूसरों की नजरों में अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति को आप एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते। यह लॉ आर्थिक विज्ञान के आपूर्ति के मांग और लॉ की तरह है। जो चीज बाजार में प्रचुर मात्रा में होती है उसकी कीमत कम हो जाती है और जिस चीज की बाजार में कमी होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, जहां आपकी उपस्थिति ज्यादा होगी वहां लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करना सीख। इस लॉ का प्रयोग करने के लिए आप अपने ऑफिस में अच्छा काम करके दीजिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनेगी और उसके बाद आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए और आप देखेंगे कि वापस आने पर आपका पहले से ज्यादा आदर और सम्मान हो रहा होगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं 17वें लॉ की। आपको अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित बनाना हो। दोस्तों, अक्सर लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। इससे चतुर लोग आपके हर काम से पहले ही अंदाजा लगा लेते। जब उन्हें यह पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं तो वो अपनी चाल चलते हैं। किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने स्पेन के एक मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो का उदाहरण दिया। पिकासो जब बहुत मशहूर और बड़े आर्टिस्ट बन गए थे तब वह एक जूइश और अमेरिकन संगीतकार पॉल रोजनबर्ग के साथ काम कर। एक दिन अचानक उन्होंने पॉल रोजनबर्ग के साथ काम करने से इनकार कर, जिसका पॉल को जरा भी अंदाजा नहीं। पॉल ने पिकासो को ज्यादा पैसे देने का फैसला किया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब लोग आपकी आदतों और आपके व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं तो वे जल्दी ही समझ जाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र बना सकते। जब आप अपने आप को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं होती तो वह आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात के लिए वे पहले से तैयार नहीं होते। पिकासो ने ठीक ऐसा ही किया और रोजनबर्ग उन्हें ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर हो गए। आपका अप्रत्याशित व्यवहार और भी कई तरीकों से काम करेगा जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप को अप्रत्याशित बनाएं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। दोस्तों, लॉ नंबर 18 में रॉबर्ट ग्रीन अलगाव की बात करते हैं और यह बताते हैं कि अलगाव यानी आइसोलेशन कितना खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव के लिए किले ना बनाएं, अलगाव खतरनाक है। जब आप दुनिया से अलग होते हैं तो आपको धोखा देना उतना ही आसान होता। जब कोई आपको अपने दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करता है तो वह आपको अपने वश में करना चाहता है, चाहे वह ऐसा जानबूझकर करे या अनजाने में। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप अपने दोस्तों और परिवार से लंबे समय तक अलग ना रहें। शायद आप ये ना जानते हो, लेकिन परिवार और दोस्तों को अपने से दूर करके आप अपना नुकसान कर सकते। दोस्तों, यह दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है, इसलिए हर किसी को अपना बचाव करना पड़ता है। दुनिया से दूर जाकर कहीं छिप जाना सुरक्षित लगता है, लेकिन अलग होने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जरूरी सूचना नहीं मिलती और पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा करना आपको विशिष्ट बनाता है और आप आसानी से दुश्मन की नजर में आ जाते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने दोस्तों और परिवार के बीच में रहें। सबके साथ रहने से आप दुश्मन की नजरों से बचे रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से कलाकार और वैज्ञानिक अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अकेले रहते हैं। ऐसा करके वे शोर शराबे में पड़ने से बच जाते हैं और उनकी रचनात्मकता बढ़ जाती है। वह आराम से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर पाते हैं, लेकिन वह लोगों से और अपनी संस्कृति से अलग हो जाते हैं और संभावित खतरों का ध्यान नहीं रखते।
दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी किले में दुनिया से अलग होकर रहता हूँ, तो ये लॉ मेरे ऊपर कैसे लागू होता है। दरअसल यहाँ बात सिर्फ शारीरिक अलगाव की नहीं हो रही, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अलगाव की हो रही है। अगर आप अपने दोस्तों और परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का या अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों की बातों का तिरस्कार करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि आप उन सबको अपने से अलग कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं या किसी भी कारण थोड़ा अलगाव चाहते हैं, तो भी आप अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें और उनकी देखभाल और सराहना जरूर करें। दोस्तों, लॉ नंबर 19 को ध्यान में रखकर अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। लॉ नंबर 19 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जानिए आप किस से डील कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, दुनिया में बहुत से प्रकार के लोग होते, सबका व्यवहार अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति आपकी बातों पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आपको सारी उम्र आपसे बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। कई लोग भेड़ के वेश में भेड़िया होते हैं, इसलिए हम अपने शिकार और प्रतियोगियों को ध्यानपूर्वक पहचानना चाहिए और कभी गलत व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से कभी किसी को समझाने की कोशिश ना करें। आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा या बाहरी दिखावट देखकर उस पर यकीन ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी बात के लिए मना करना चाहते हैं, तो विनम्रता और आदर से करें। किसी का अपमान ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। अपमान करने से लोग नाराज हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते। कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति को कमजोर समझकर उसका अपमान कर देते हैं। ऐसा करना गलत है, क्योंकि बाद में वो शक्तिशाली बन सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किस से डील कर रहे हैं, ताकि आप किसी गलत व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। किसी से कमिटमेंट यानी पक्का वादा ना करें। जी हाँ, यही रॉबर्ट ग्रीन का 20वां लॉ है। दोस्तों, लॉ नंबर 20 यह कहता है कि आप किसी से कोई कमिटमेंट यानी पक्का वादा ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई वादा करते हैं, तो आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जिससे आप कमिटमेंट करते हैं, आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। आपको अपनी छवि मजबूत बनानी चाहिए, ताकि लोग खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। अल्सिबिएडीज, जो कि एक ग्रीक राजनेता और योद्धा थे, एथेनियंस और स्पार्टन्स उसका खास ध्यान रखते, क्योंकि पर्शियंस उससे बहुत प्रभावित थे। पर्शियंस उसका आदर करते थे, क्योंकि ग्रीस के लोग उससे प्रभावित थे। अल्सिबिएडीज ने किसी से कमिटमेंट नहीं की थी, बल्कि सभी को प्रभावित किया हुआ था, जिससे लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। किसी से कमिटमेंट करने का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर देना। ऐसा करने से आपका कर्तव्य बढ़ जाता है और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप किसी से कभी भी कोई पक्का वादा ना करें और खुद की एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और लोग अपने काम के लिए खुद आपसे संपर्क करें। दोस्तों, लॉ नंबर 21 में रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि लोगों को उन्हीं की तरह बनकर फंसाएं, अपने प्रतियोगी से मूर्ख दिखें। दोस्तों, दूसरों के सामने कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता। रॉबर्ट ग्रीन हमें लॉ 21 में बताते हैं कि आप अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि आपसे अधिक होशियार। एक बार आपके प्रतियोगियों को यकीन हो जाए कि वो आपसे अधिक स्मार्ट हैं, तो उन्हें कभी नहीं लगेगा कि आपका कोई गुप्त उद्देश्य है। अपने प्रतिद्वंदी को मिसगाइड करना यानी अपने उद्देश्य से बहकाना एक बहुत अच्छी तरकीब है। अपने प्रतियोगियों के सामने बेवकूफ बनकर रहें और उन्हें यह दिखाएं जैसे आप कुछ नहीं जानते। ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरों को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए बेवकूफ़ी साबित हो सकता है। याद रखिए, लॉ 3 में बताया गया है कि अपने इरादों को छुपाएं और लॉ 4 कहता है कि ज़रूरत से कम बोलें।
जब आप लोगों को यह महसूस कराएंगे कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, तो वो आप पर शक नहीं करेंगे और इस तरह उनके सुरक्षा कवच को तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अपने बारे में ना बताकर उनके बारे में ज्यादा जान पाएंगे और इस जानकारी को बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं लॉ नंबर 22 के बारे में। लॉ नंबर 22 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आत्मसमर्पण की युक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। जब आप कमजोर हों तो आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा और आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की अवस्था में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाएं, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब एथेनियंस और मेलिनियास मेलोस के टापू के लिए जंग लड़ रहे थे तो मेलियंस की ताकत कमजोर पड़ गई और एथेनियंस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन मेलियंस इस बात के लिए राजी नहीं हुए। मेलियंस को उम्मीद थी स्पार्टन्स उनकी जंग में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे और जब वे जीत नहीं पाए तो उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। एथेनियंस ने सभी मेलेनियन सैनिकों को मार दिया और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। अगर मेलियंस पहले ही आत्मसमर्पण कर देते तो वे मारे ना जाते और गुलाम नहीं बनाए जाते। वह चालाकी से एथेनियंस को नुकसान पहुंचा सकते थे और उन पर जीत हासिल कर सकते। दोस्तों, हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। जी हाँ, यही रॉबर्ट ग्रीन का 23वां लॉ है। दोस्तों, अगर आपका ध्यान एक लक्ष्य पर नहीं है तो यह लॉ खास तौर पर आपके लिए है। कुछ लोगों को अपना ध्यान एक काम पर लगाने में मुश्किल होती है। जब भी वह अपना ध्यान किसी एक काम में लगाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों और चीजें उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती। आधुनिक युग में संघर्ष का स्तर पहले से कहीं ज्यादा है और आप उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं। यही गलती एथेनियंस ने की थी जब वो सिसिली के टापू पर कब्जा करने के चक्कर में अपना सारा साम्राज्य गंवा बैठे। रोमन्स ने भी ऐसा ही किया था जब उन्होंने अपने आसपास के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की और बारबेरियन जनजाति के हमले करने पर अपना राज्य भी हार गए। अगर आपका राज्य बड़ा है तो उसे सुरक्षा भी बड़ी चाहिए। इसका समाधान यह है कि हमें अपने विचारों और कार्यों को केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा ध्यान एक दिशा में लगाना चाहिए। कुछ लोग बार बार अपने कार्य के क्षेत्र को बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इससे बेहतर यह है कि किसी एक क्षेत्र में ध्यान लगाएं जो आपकी रुचि और काबिलियत के मुताबिक सबसे अच्छा हो और उसी क्षेत्र में लगातार मेहनत करें। ऐसा करने से आपकी सारी ताकत और ऊर्जा एक ही कार्य में केंद्रित होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर सर चढ़ते जाएंगे। दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सारी ऊर्जा और ताकत एक ही कार्य क्षेत्र में लगाएं। तभी आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन ने अपने 24वें लॉ में लिखा है कि एक कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। दोस्तों, एक कुशल दरबारी ही ऐसे युग में कामयाब होता है जहां सब कुछ शक्ति और राजनीतिज्ञ निपुणता पर निर्भर करता है। वह किसी भी कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने की कला को जानता है। एक कुशल दरबारी अपने से ऊपर वालों की खुशामद करता है, उनकी हर बात पर विनम्रता से राजी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अपना हक भी जमाता है। तो चलिए मैं आपको लॉ 24 का एक उदाहरण देता हूँ। चार्ल्स मॉरिस, जो कि फ्रांस के एक बहुत महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे, चार्ल्स ने कुछ समय तक नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े योद्धा और राजनेता थे, उनके दरबार में बतौर दरबारी और विदेश मंत्री का काम किया था। नेपोलियन ज्यादातर सभी बड़े फैसले खुद ही लेते थे और चार्ल्स को उन्होंने बहुत कम जिम्मेदारी दी हुई थी। चार्ल्स नेपोलियन के काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करते और उनके हर फैसले को मंजूर करते थे। नेपोलियन के गलत फैसलों में भी वो दखल अंदाजी नहीं करते थे। चार्ल्स एक चतुर दरबारी की तरह काम करते थे और नेपोलियन को हमेशा अच्छी सलाह देते थे। लेकिन जब नेपोलियन ने जीते हुए राज्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया
तो चार्ल्स ने उनकी समर्थन नहीं किया और विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह चार्ल्स ने एक चतुर दरबारी की भूमिका निभाई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चार्ल्स ही बाद में नेपोलियन बोनापार्ट और उसके राज्य के पतन का कारण बने। अगर आप कोर्टशिप के लॉज को अमल में लाना सीख लें तो इस बात की कोई सीमा नहीं कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉज पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी 48 लॉज के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद है कि रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज के पिछले 2 वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे और आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में 25वें लॉ से। लॉ नंबर 25, अपने आप को दोबारा तैयार करें। दोस्तों, लॉ नंबर 25 ये कहता है कि अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको महत्व नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। दोस्तों, इस लॉ की उदाहरण है फ्रांस की एक महिला ऑरोरे ड्यूपिन डुडेवेंट, जो कि एक मशहूर लेखिका थी। डुडेवेंट अपने पति और बच्चों को छोड़कर पेरिस चली गई थी क्योंकि वह लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन पेरिस पहुंचकर उसने समाज की सच्चाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय महिलाएं घर से बाहर जाकर काम नहीं करती थी। महिलाएं घर का काम करती थीं और पुरुष बाहर का काम करते थे। पेरिस में जब उसने एक एडिटर को अपना लेख दिखाया तो एडिटर ने उससे कहा कि साहित्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाकर गृहस्थी बसाओ। तब डुडेवेंट ने यह फैसला किया कि वह पुरुषों की तरह काम करेगी और इस समाज को लेखिका बनकर दिखाएगी। उसने अपने आप को दोबारा तैयार किया और 1 साल बाद एक एडिटर ने उसके पहले उपन्यास इंडियाना को स्वीकार किया। उसने अपने पहले उपन्यास को एक उपनाम जॉर्ज सैंड के अंतर्गत प्रकाशित किया क्योंकि जॉर्ज नाम पुरुषों का होता है और महिलाओं का नहीं। इस लेखिका ने लोगों को अपने लेखों से आकर्षित किया। वह बिल्कुल पुरुषों की वेशभूषा में रहती थी, उनकी तरह कपड़े पहनती थी और सिगार भी पीती थी। उसने पुरुषों का अंदाज अपना लिया और उसे अपनी नई छवि भाने लगी। यहाँ तक कि उसने अपना नाम पुरुष कलाकारों के कुछ सामाजिक समुदायों में भी शामिल हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह महिला शुरू से ऐसी नहीं बनना चाहती थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह समाज के बंधनों से मुक्त होकर रहना चाहती थी और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप को दोबारा तैयार करने की क्षमता रखें। लॉ नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें। लॉ नंबर 26 यह कहता है कि आप लोगों के सामने शिष्टाचार और क्षमता की मिसाल बनकर रहें। अपने हाथ कभी गलतियों और बुरे कामों से ना रंगें। किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी को छुपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाएं और कठपुतली की तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस लॉ का उदाहरण है प्राचीन चीन का एक राजनेता साओ, जो कि 2री शताब्दी में चीन का सबसे शक्तिशाली इंसान था। उसके राज में एक शहर की घेराबंदी के दौरान अनाज की आपूर्ति की गणना में एक गलती हो गई। जब तक उस शहर में अनाज पहुंचता तब तक सेना के पास अनाज की कमी हो गई। साओ को सूत्रों ने बताया कि सेना में लोग अनाज की कमी के लिए उसे ही दोष दे रहे हैं। साओ को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर में उसके खिलाफ दंगे हो सकते हैं। उसने सेना के अनाज सप्लाई के मुखिया को मदद के लिए अपने पास बुलाया। साओ ने मुखिया से कहा कि उसे उनकी मदद की जरूरत है। साओ ने मुखिया से सेना को दिखाने के लिए उसका सिर मांगा। जब मुखिया ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तो साओ ने उससे कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शहर में दंगा हो सकता है। उसी दिन मुखिया का सिर काट दिया गया और अनाज की कमी की गलती का इल्जाम उस पर लगा दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि किस तरह साओ अपनी गलती मुखिया के सिर पर डाल दी। उसने उसे बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया और अपने हाथ साफ सुथरे रखे। दोस्तों, शक्तिशाली लोग जैसे कि बड़े बिजनेसमैन और राजनेता अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं। इस लॉ का प्रयोग कई बार नाटकों और फिल्मों में भी दिखाया गया है कि किस तरह शक्तिशाली और कामयाब लोग अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं और खुद जनता की नजरों में साफ सुथरे बने रहते हैं। लॉ नंबर 27, लोगों में अपने विश्वास और भारी मात्रा में अपने प्रशंसक बनाएं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों पर विश्वास करने की इच्छा होती है।
लॉ 27 कहता है कि आप उनकी इच्छा का केंद्र बने जिससे लोग आप पर विश्वास करें। इसके लिए आप लोगों को कुछ नया बताएं जिस पर वो विश्वास कर सकें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से कामयाब लोग जैसे कि नेता, अभिनेता और खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं। राजनेता लोगों से वोट लेने के लिए पहले उनके दिल में अपना विश्वास बनाते हैं, उनसे वादे करते हैं कि वह सत्ता में आने के बाद उनके लिए क्या क्या करेंगे। वो अपने भाषण में मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। अभिनेता फिल्मों में अच्छा अभिनय करके और खिलाड़ी खेल में अपना हुनर दिखाकर लोगों के दिल में अपना विश्वास जगाते हैं और भारी मात्रा में प्रशंसक बनाते हैं। इस लॉ का उदाहरण है भारत के योग गुरु बाबा रामदेव, जिन्हें आज से 10 वर्ष पहले बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने लोगों को योग की शिक्षा देकर उनमें अपना विश्वास जगाया और आज उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। भारी मात्रा में प्रशंसक होने की वजह से ही आज वो एक कामयाब और शक्तिशाली इंसान है। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्राचीन काल से ही ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने लोगों में अपना विश्वास बनाने के लिए उन्हें अच्छी सेहत और प्रचुरता की प्राप्त होने का विश्वास दिलाया। ऐसा करने से धीरे धीरे करके उनके प्रशंसकों में बढ़ोतरी होती है और एक दिन उनके प्रशंसक करोड़ों की मात्रा में हो जाते हैं। भारी मात्रा में प्रशंसक होने के कारण उनकी गलतियां भी छुप जाती हैं। जब भी वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके प्रशंसकों की भीड़ उनका बचाव करने के लिए उनका समर्थन करती है। आधुनिक युग में बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और खिलाड़ी शक्तिशाली बनने के लिए भारी मात्रा में अपने प्रशंसक जुटाते हैं। लॉ नंबर 28। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में कहते हैं कि आप जब भी कोई कार्य करें तो उसे पूरे आत्मविश्वास और बहादुरी से करें। दोस्तों, लॉ नंबर 28 कहता है कि अगर आप में किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास नहीं है तो उसे ना करें। आपकी दुविधा और हिचकिचाहट उस कार्य में अड़चने पैदा कर सकती हैं। आप जब किसी कार्य को करें तो आत्मविश्वास और बहादुरी से करें। एक बार फ्रांस की सरकार ने 5 धातु व्यापारियों को एफिल टावर खरीदने का न्योता दिया। सरकार ने एफिल टावर बेचने का कारण यह बताया कि उसके रख रखाव की कीमत बहुत ज्यादा है। आकर्षक सौदा देखकर उनमें से एक व्यापारी ने एफिल टावर के लिए बोली लगाई। उस व्यापारी को सौदे की विश्वसनीयता पर शक हुआ, लेकिन सरकारी अधिकारी के रिश्वत मांगने पर व्यापारी को सौदे पर यकीन हो गया। उस व्यापारी ने राहत की सांस ली और एफिल टावर खरीदने के लिए 2.5 लाख फ्रैंक सरकारी अधिकारी को दे दिए। सौदा होने के कुछ दिन बाद ही व्यापारी को पता चला कि सरकार ने एफिल टावर बेचा ही नहीं है और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि सरकारी अधिकारी ने व्यापारी की हिचकिचाहट को समझ लिया था और उसे विश्वास दिलाने के लिए स्पष्टता से रिश्वत मांगी, जिसके कारण वह उसे धोखा देने में कामयाब हुआ। कायरता खतरनाक हो सकती है, इसलिए बेहतर यह है कि किसी कार्य को तब तक ना करें जब तक आप में उसे करने का आत्मविश्वास ना हो। कामयाब और शक्तिशाली लोग किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसे करने का आत्मविश्वास आप में नहीं है तो बेहतर होगा कि पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इससे आप में आत्मविश्वास आएगा और आपके बिजनेस के चलने के चांसेस पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आत्मविश्वास और बहादुरी से शक्ति मिलती है और शक्ति से आप किसी भी कार्य को करके सफल हो सकते हैं। लॉ नंबर 29। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। दोस्तों, लॉ नंबर 29 कहता है कि अंतिम परिणाम ही सब कुछ है। जब भी हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो हमें उसे हासिल करने के लिए योजना बनानी पड़ती है। जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। योजना आपकी कामयाबी में एक ताकतवर हथियार का काम करती है। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा जंग लड़ने से पहले उस जंग की पूरी योजना बनाते थे। दोस्तों, आज के युग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उसे पाने के लिए स्पष्ट योजना नहीं बनाते। ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत मुश्किल आती है और कुछ तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। दोस्तों, यहाँ मैं आपको इस नियम का एक उदाहरण बताता हूँ। फिल्म ट्रॉय में स्पार्टन्स और ट्रोजन्स की जंग दिखाई गई है। अगर स्पार्टन ट्रोजन्स के शहर ट्रॉय पर लापरवाही से आक्रमण करते रहते तो निश्चित तौर पर वो जंग में हार जाते। स्पार्टन्स ने जंग में जीतने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने ट्रोजन्स के शहर के बाहर लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर छोड़ दिया जो कि हार मानने की एक निशानी थी। ट्रोजन्स ने सोचा
कि स्पार्टन्स ने हार मान ली है और वो जीत का जश्न मनाने लगे। रात को जब सभी ट्रोजन्स जश्न मनाकर सो गए तो स्पार्टन्स ने उन पर हमला कर दिया। ट्रोजन्स इस हमले के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें इस तरह के हमले की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जंग हार गए। तो दोस्तों, इस उदाहरण में आपने देखा कि ट्रोजन्स ने किस तरह होने वाले हमले के खतरे को नजरअंदाज कर लिया। आजकल बहुत से लोग किसी कार्य को करने के लिए पूरी योजना नहीं बनाते, जिस कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उनका दिल कहता है, वह नहीं जो उनका दिमाग सोचता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले अंत तक की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। लॉ नंबर 30 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दूसरों को यह दिखाएं कि आपने अपनी उपलब्धियां सरलता से हासिल की हैं। दोस्तों, आपने कई बार किसी कार्य को करने के लिए कोई तरकीब लगाई होगी जिसका पता लोगों को कभी नहीं लगना चाहिए। आपका कार्य दूसरों को दिखने में सरल लगना चाहिए। अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपने जो भी मेहनत और अभ्यास किया है और जो भी चाल चली है उसके बारे में लोगों को कभी ना बताएं। अगर आप लोगों को बताएंगे कि आपने अपने काम को करने के लिए कौन सी तरकीब लगाई है तो वह उस तरकीब का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा महाराजा जासूसी का इस्तेमाल दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए करते थे। जापान में 16वीं शताब्दी में हंटोरी होन्जो, जो कि टोकुगावा का सबसे अच्छा सेनापति और जासूस था, जिसने ईगा निंजास को नोबुंगा के मारने के बाद नागरिक अव्यवस्था का पता लगाने के लिए भेजा। टोकुगावा अकेची सेना से बचते हुए घूम रहे थे, तो होन्जो ने उन्हें ईगा राज्य से होते हुए जाने के लिए कहा, क्योंकि होन्जो की वहां सामुराई लोगों के साथ जान पहचान थी। होन्जो के कहने पर ईगा के लोगों ने टोकुगावा को गुप्त रास्ते बताए और सही सलामत उसके राज्य मिकावा तक पहुंचाया। तो दोस्तों, इस उदाहरण में आपने देखा कि होन्जो अकेची सेना की कमजोरी को जानता था, जिसकी वजह से वो टोकुगावा को अकेची सेना से बचाने और सही सलामत अपने राज्य पहुंचाने में कामयाब हो पाया। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा यह बताएं कि आपने अपना लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल किया है। अपनी तरकीबें और तकनीकें कभी किसी से ना कहें, नहीं तो लोग आपकी तकनीकों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करेंगे। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन दूसरों को यह कभी नहीं बताते कि वह किस तरह से पैसे कमाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हमेशा अव्वल रहने वाले विद्यार्थी दूसरे को ये कभी नहीं बताते कि वे किस तकनीक से पढ़ाई करते हैं। अपनी मेहनत और अपनी तकनीकों को छुपाकर आप अपने प्रतियोगियों से जीत सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। लॉ नंबर 31 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विकल्पों को नियंत्रित रखें, दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। जब आप दूसरे व्यक्ति को विकल्प देते हैं तो आप उसे ज्यादा अच्छे से धोखा दे सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी सोचते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन असल में वो आपके हाथ में कठपुतली की तरह होते हैं। अपने प्रतियोगियों को ऐसा विकल्प दें जिसमें प्रत्येक विकल्प में आप ही का फायदा हो। दोस्तों, मैं आपको इस लॉ का उदाहरण बताना चाहूंगा। रूस का एक अत्याचारी राजा था इवान, जिसको अपने राज्य में एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। अत्याचारी होने की वजह से उसे पूरी ताकत और अधिकार नहीं मिल रहे थे और बहुत सारे रूस के राजकुमार उसके विरुद्ध हो रहे थे। राजा इवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय एक कदम पीछे हटने का सोचा। उसने राजा का सिंहासन त्याग दिया और ऐसा करने पर रूस के लोगों ने उसे राजा के पद पर वापस आने के लिए कहा। राजा इवान ने सबकी दरख्वास्त सुनी, लेकिन वह कठोर बना रहा और उसने किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने प्रजा को 2 विकल्प दिए। उसने कहा कि या तो लोग उसे राजा के पद पर स्वीकार कर लें और पूरी ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार दें, या फिर अपने लिए वो कोई नया राजा ढूंढ लें। अराजकता और अत्याचार के बीच में फंसे रूस के लोगों ने उसे दोबारा अपना राजा स्वीकार कर लिया।
लोगों ने उसके अत्याचार को नजरअंदाज करते हुए उसे दोबारा राजा बना दिया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह राजा ने रूस के लोगों को वही विकल्प दिए जो उसके पक्ष में थे। लॉ 31 हमें बताता है कि किस तरह विकल्पों का इस्तेमाल करके हम लोगों से वह काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, चाहे वह उनकी इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना हो। लोगों को विकल्प देकर आप उन्हें एक झूठी तसल्ली देते हैं कि वह नियंत्रण में है और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, इस लॉ का इस्तेमाल खास तौर पर तब करना पड़ता है जब दूसरे लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों। यही जिंदगी है जिसमें हर कोई दूसरे का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है। आप लोगों को विकल्प देकर उनकी दूसरों को नियंत्रण करने की इच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं और शक्तिशाली बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लॉ नंबर 32 में कहते हैं कि लोगों की कल्पना के साथ खेलें। लॉ 32 कहता है कि लोगों की कल्पना के साथ खेलें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डालकर रखती हैं और वह जीवन की कठोर सच्चाइयों को नहीं देख पाते। रॉबर्ट ग्रीन ने किताब में बताया है कि सकारात्मक बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत, अच्छी किस्मत, बलिदान और बहुत सारे सब्र की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं और आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। वह हमेशा कामयाब होने के लिए कोई आसान रास्ता खोजते रहते हैं। ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस लॉ के उदाहरण है 19वीं शताब्दी रोम के 3 नेता जूलियस सीजर, मार्कस लिसिनियस कैरास्कस और पोम्पे द ग्रेट, जो अपनी राजनीति की शक्ति को जनता के न्यायाधिकरण में सुधार करने बढ़ाना चाहते थे। क्रैसस और पोम्पे के बीच में झगड़ा हुआ इस बात को लेकर कि वे एक दूसरे की लोकप्रियता कम करना चाहते हैं और अपनी बढ़ाना चाहते हैं। जूलियस सीजर ने उन दोनों की कल्पना से खेलने का मौका ढूंढा और उसने उन दोनों को अपने साथ वाली पोजीशन दे दी। क्रैसस और पोम्पे के संयुक्त प्रभाव और दौलत से जूलियस सीजर सत्ता में आ गया। सीजर ने कामयाब होने के लिए क्रैसस और पोम्पे की शक्तिशाली बनने की कल्पना का इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपको लोगों की कल्पना का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना होगा क्योंकि वे आपके इरादों को जान सकते हैं। अगर आप इस लॉ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लोगों को उनकी कल्पनाओं में डुबो कर रखने की कला को सीखना होगा। आपको लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी और बड़ी सावधानी से उनकी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि उनको आप पर जरा भी शक ना हो। अगर आपने ऐसा करना सीख लिया तो जल्द ही आप लोगों का इस्तेमाल करके अपने इरादों को पूरा करने में कामयाब होंगे। लॉ नंबर 33, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों की कमजोरी को ढूंढें। दोस्तों, हर इंसान की एक ना एक कमजोरी जरूर होती है। ज्यादातर यह कमजोरी कोई जरूरत या कोई गुप्त भावना होती है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर आपको लोगों की कमजोरी का पता चल जाए तो उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी कमजोरी दूसरों के सामने बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। उदाहरण के तौर पर 16वीं शताब्दी में फ्रांस की एक रानी कैथरीन दी मेडिसिस, जो कि फ्रांस के राजा हेनरी II की पत्नी थी, पुरुषों की कमजोरी को जानकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करती थी। उसमें लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की शक्ति थी जिससे वह उन पर नियंत्रण रखती थी। वह पुरुषों की भावुकता और संवेदनशीलता को जानती थी और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की कमजोरी को पहचानें। इसके लिए आप लोगों से बातें करें और उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनें। उनके साथ अपना कोई ऐसा सीक्रेट शेयर करें जिसका आपके लिए कोई खास महत्व ना हो। ऐसा करने से सामने वाला आपको अपने बारे में बताएगा। इसके लिए आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति कैसी बातों से खुश होता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, बेरे को बख्शीश में कितने पैसे देता है, उसके क्या क्या शौक हैं, खाली वक्त में वह क्या करता है। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप किसी के बारे में जान सकते हैं। आपको अपने प्रतियोगियों की ऐसी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए जिन पर उनका कोई नियंत्रण ना हो। उनकी कमजोरी का पता लगाने पर भविष्य में आप उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ नंबर 34 के अनुसार अपनी खुद की शैली में रॉयल बनकर रहें, राजा की तरह नजर आएं।
लॉ नंबर 34 कहता है कि आप जिस तरह लोगों को नजर आएंगे, लोग उसी तरह आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप असभ्य और साधारण दिखेंगे तो लोग आपका आदर नहीं करेंगे। राजा लोग खुद अपना आदर करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑरलियंस के राजा लुई फिलिप को ऐसा राजा समझा जाता था जिसके सिर पर ताज नहीं था और वह अपने सिर पर टोपी और छाता लेकर पेरिस की सड़कों पर निकलते थे। उनका व्यवहार ऐसा था जो एक राजा के लिए उचित नहीं था, जिसके कारण लोगों के मन में उनके लिए सम्मान कम हो गया। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, लोगों का दिल जीतना अच्छी तरह जानते थे। वे अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का मन मोह लेते थे। अपने अच्छे व्यवहार और साहसीपन से उन्होंने राजा का भी दिल जीत लिया था। उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा था कि वह जहां भी जाते थे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे और उनका सम्मान करते थे। वो दूसरों से पहले खुद का सम्मान करते थे और एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करते थे। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे और यह यकीन करेंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो वह आपके व्यवहार में नजर आएगा। दोस्तों, रॉयल बनने के लिए यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, आपको जो भी चाहिए उसे पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ मांगे। दूसरी बात, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क बनाएं और यह दिखाएं कि आप उनके बराबर हैं। तीसरी बात, अपने से बड़े लोगों को तोहफा दें, यह दिखाने के लिए कि आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। अपनी कीमत हमेशा ज्यादा रखें, क्योंकि अगर आप कम मांगेंगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा। जब आप अपने लिए बड़ी कीमत निर्धारित करेंगे तो आप एक राजा की तरह बड़े नजर आएंगे, क्योंकि बड़े लोग कम कीमत में काम नहीं करते। ऐसा करने से लोगों को आपका आत्मविश्वास दिखेगा और वो आपका सम्मान करेंगे। लॉ नंबर 35, समय के प्रबंधन की कला को सीखें। दोस्तों, लॉ नंबर 35 कहता है कि जल्दबाजी में कभी कोई कार्य ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका खुद पर और समय पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। हमेशा धीरज रखें और धैर्य से काम लें, जैसे कि आपको पूरा विश्वास हो कि हर चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अक्सर हम इसीलिए काम करते हैं क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं, या फिर मौजूदा परिस्थितियां हमें वह काम करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन हर काम को करने के लिए एक सही समय होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय पता होना चाहिए। जोसेफ फूश, जो कि फ्रांस के एक क्रांतिकारी थे, वह पहले एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्हें अध्यापक से क्रांतिकारी बनने में 30 वर्ष का समय लगा। जोसेफ ने राजा लुई 18वें के लिए भी काम किया, फिर नेपोलियन के साथ और उसके बाद अगली सरकार के साथ और फिर दोबारा नेपोलियन के साथ काम किया। उन्होंने अलग अलग जगह पर काम करते हुए समय का ध्यान रखा, क्योंकि वो समय के प्रबंधन की कला को जानते थे। उनके समय के प्रबंधन की सटीकता के कारण वे कई बार जेल जाने से और मरने से बचे। जोसेफ जानते थे कि उन्हें कब क्या करना है, कब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। उनके सटीक समय प्रबंधन के कारण ही वो फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल के बीच में भी सुरक्षित बने रहे। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम किसी कार्य को करने में इतनी देर कर दें कि उसे करने का सही समय निकल जाए। हमें ना तो कोई कार्य जल्दबाजी में करना चाहिए और ना ही कोई देर से। हमें उसे सही समय पर करना चाहिए। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय के प्रबंधन की कला को सीखें। कामयाब होने में और शक्तिशाली बनने में समय का प्रबंधन एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह काम करता है। लॉ नंबर 36 कहता है कि जो आप पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करें। नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। दोस्तों, लॉ नंबर 36 कहता है कि किसी भी समस्या को स्वीकार करके आप उसके अस्तित्व को बढ़ाते हैं। आप अपने शत्रु पर जितना अधिक ध्यान देते हैं वह उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। जब आप एक छोटी सी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वह और बड़ी हो जाती है। कभी कभी समस्याओं को छोड़ देना ही उनके समाधान का सबसे अच्छा रास्ता होता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते तो उसका तिरस्कार करना चाहिए। आप उसमें जितनी कम दिलचस्पी दिखाएंगे उतने ही आप श्रेष्ठ दिखेंगे। दोस्तों, जैसे कि अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको परेशान करता है, अपनी बात मनवाने के लिए उन पर चिल्लाता है, तो उसके साथ बहस करने की बजाय आप उसे नजरअंदाज करें। आप जितना उस पर ध्यान देंगे वह उतना ही आपको परेशान करेगा।
इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे व्यक्ति से एक दूरी बनाकर रखें। जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान आपके पास नहीं है या कुछ ऐसा हो जिसे आप पा नहीं सकते, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरकीबें बताऊंगा। पहली तरकीब, अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों, आपने बचपन में अंगूर और बिल्ली की कहानी तो सुनी होगी। जब बिल्ली अंगूरों को खाने के लिए कोशिश करती है लेकिन अंगूर ऊंचे होने की वजह से उन तक पहुंच नहीं पाती, तो बिल्ली कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। जब आप किसी चीज को पा नहीं सकते तो अपनी निराशा दिखाने की बजाय आप उसका तिरस्कार करें और यह दिखाएं कि आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शक्तिशाली लोग इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरकीब, बात को हल्के में लें। अगर आपसे हीन व्यक्ति आप पर किसी भी तरीके से आक्रमण करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप इसे हल्के में लें। आप उन्हें दिखाएं कि उनके ऐसा करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो आप ये दिखाएं कि इससे चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा करने से आपकी बड़ी गलती भी छोटी नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉज पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी 48 लॉज के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित है, जिसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए और किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक लॉ डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में एग्जाम्पल्स तो पुराने दिए गए हैं, लेकिन ये लॉज आज के ज़माने में भी पूरी तरह से लागू होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखकर आपको लगेगा कि ये लॉज कुछ अनैतिक हैं, कुछ इमोरल हैं, लेकिन अनैतिक लोगों के साथ अनैतिकता से ही निपटना पड़ता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए उसे कौरवों से लड़ना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और इन सभी लॉज को प्रैक्टिकली फॉलो कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। लॉ नंबर 1, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर हैं। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। पहला लॉ समझने के लिए लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें फ्रांस के राजा लुई 14 का उदाहरण दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई 14 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा थे और उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला फुकेट, जिसने राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बहुत शानदार पार्टी आयोजित की, जिस पर उसने बहुत ही ज्यादा खर्च किया। लुई 14 ने उसे सरकारी खजाना खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। राजा को इम्प्रेस करने के कारण निकोला फुकेट को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। अपने मास्टर्स को सदा यह महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रभावशाली हैं, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास ना करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से बचकर रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। बाइजेंटाइन राज्य के राजा माइकल 3 को बसिलियस द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया था।
इसके बदले में माइकल ने बसिलियस को बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिए। बसिलियस की ताकत और बहादुरी देखकर राजा माइकल बहुत प्रभावित हुआ और उसने बसिलियस को घोड़ों के प्रशिक्षक से अस्तबल का मुखिया बना दिया। बसिलियस को बाइजेंटीन सबसे अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान बनाया गया। बसिलियस ज्यादा अथॉरिटी और पावर चाहता था, इसलिए उसने माइकल को मार दिया। दरअसल आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुदगर्ज हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपके पुराने प्रतियोगी और दुश्मन दोस्तों की तुलना में ज्यादा अच्छे और वफादार दोस्त साबित हो सकते हैं। लॉ नंबर 3, अपने उद्देश्यों को छुपाएं। लोगों को अपने काम के इरादे कभी ना बताएं। आपके काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, किसी से ना बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। मार्कस दी 7 एक लेडी से प्यार करते थे, जिसके सामने उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी और नतीजा ये हुआ कि उस लेडी का मार्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, किसी से ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को ये पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके विरुद्ध कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादों को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ नंबर 4, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां पता चलेंगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही आप साधारण लगते हैं। इस लॉ का उदाहरण है प्राचीन रोम का एक योद्धा और नेता कैशियस मार्कस, जिसने रोम के लिए बहुत बार जंग लड़ी। कोरियोलैनस उस समय का हीरो था और लोग उसे दिलो जान से चाहते थे। कोरियोलैनस ने 17 साल मिलिट्री में काम करने के बाद राजनीति में कदम रखा। उस समय रोम में जनतंत्र था और वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वह भाषण में बहुत बोलता था और अपनी वीरता और देशभक्ति दिखाने के लिए जंग के किस्से सुनाता था। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन चुनाव के दिन लोगों ने उसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ देखा। उसने आम लोगों को नजरअंदाज किया और अपने प्रतियोगियों का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वोट नहीं मिले। ज्यादा बोलने के कारण उसने जनतंत्र का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से रोम में दंगा हो गया। यह सब उसके ज्यादा बोलने की वजह से हुआ। तो दोस्तों, यह है ज्यादा बोलने के नुकसान, इसलिए हमें ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहते हैं लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहता है। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। लॉ नंबर 5, दोस्तों, 5वां लॉ ये कहता है कि रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और भयभीत कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्विन रोमेल अपनी अच्छी गनिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे।
जिससे शत्रु भी उनका सम्मान करते थे और डरते थे और लड़ने के लिए पहले ही डिमोरलाइज हो जाते थे। आपकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, मतलब लोग आपको अपनी रेपुटेशन से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में आपको किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करने से आप हिस्ट्री में अलग ही दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसे ध्यान से बनाएं और हमेशा बचा कर रखें, खास तौर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड़ से अलग दिखाई देंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत ही बुरी यानी अगली पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। दोस्तों, ध्यान आकर्षित करने की कला किसी में भी जन्म से नहीं होती, यह आपको सीखनी होगी। आपको अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दें। आपका नाम और प्रतिष्ठा उस छवि से जुड़ा हुआ है। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आपकी छवि चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन एक बार आपकी अच्छी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। ठीक ऐसा ही किया था पाब्लो पिकासो ने। दोस्तों, पावरफुल बने रहने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहें। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम लेना सीखें। थॉमस एडिसन, जो कि ना सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, एडिसन ने निकोलस टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। एडिसन ने यह काम करने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए, ना ही उसे अपने काम का कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन रेडियो बनाने के लिए सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किया, लेकिन उन्हें उन कार्यों का क्रेडिट कभी नहीं मिला, ना ही उन्हें अपने कार्य के कभी पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो वो काम जानते हैं जो आप नहीं कर सकते। लॉ नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं। जरूरत पड़ने पर बेट यानी चारे का इस्तेमाल करें। जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इस लॉ के उदाहरण हैं ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि जब वह हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहली हिरनी को गोली नहीं मारते, बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं। प्राचीन रोम के जनरल मुशियानस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था।
उसने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने को कहा। मुशियानस के इंजीनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सलाह दी। इंजीनियर ने मुशियानस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुशियानस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, यह इंजीनियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वजह से वह मारा गया। कहने का मतलब यह है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत। वो तो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्गुमेंट्स या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने शब्दों से। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। लोला मॉन्टेस ने बवारिया के राजा को मोहित करके उसके राज्य का पतन कर दिया। कामयाब और शक्तिशाली लोगों को अपने वश में करके उन्हें बर्बाद करना ही उसका लक्ष्य था। लोला की अराजकता और बर्बादी की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोला के स्वभाव के कारण बहुत सी जिंदगियां खत्म हो गईं। जो भी लोग उसके संपर्क में आए वे या तो बर्बाद हो गए, मर गए, या फिर उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार का संक्रामक चरित्र केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी इस प्रकार संक्रामक होते हैं। ऐसा संक्रामक चरित्र किसी भी व्यक्ति के अंदर की अस्थिरता को दर्शाता है। जब यह अस्थिरता बाहर निकलती है तो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। संक्रामक चरित्र वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते और वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करेंगे तो आप भी उनके साथ बर्बाद हो जाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। दोस्तों, लॉ नंबर 11 यह कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें। इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी व्यक्ति को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, इस लॉ के उदाहरण थे जर्मनी के एक बहुत ताकतवर नेता और राजनीतिक ओटो वॉन बिस्मार्क, जो लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखने की ताकत को जानते थे। बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा ढूंढा, फ्रेडरिक विलियम IV, जो कि प्रुशिया का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर लिया। राज्य में अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग बना लिया कि राज्य में जो काम वह कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। यहां तक कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का भाई गद्दी पर बैठा और वह भी सभी मुख्य कार्यों के लिए बिस्मार्क पर निर्भर था। राज्य के सभी मुख्य कार्य बिस्मार्क पर निर्भर होने के कारण राज्य में उनकी अहमियत सबसे अधिक थी। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी की अहमियत होती है। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते वे भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू से बहुत ईमानदार और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसा चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेराफेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा कवच को भेज सकती है। इसका उदाहरण है कोर्ट विक्टर लुस्टिग, जिन्होंने अल कपोन से $50,000 लिए और यह वादा किया कि वे 60 दिनों में उसे डबल कर देंगे। लुस्टिग ने उस रकम को डबल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की और 60 दिन बाद में $50,000 वापस लेकर कपोन के पास आ गए। कपोन अजनबी लोगों को भरोसा नहीं करते थे, लेकिन लुस्टिग की ईमानदारी देखकर कपोन ने उन्हें $5,000 दे दिए। इस तरह ईमानदारी से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉज पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी 48 लॉज के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।